हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे दुनिया को तेल बेचने वाले देश रशिया में हो गई तेल की बड़ी किल्लत, जिसके बाद हुआ कुछ ऐसा कि आप भी कहेंगे कि भारत ने तो कमाल कर दिया। जी हां दोस्तों, तेल संकट में रशिया तो मदद को आगे आया। उसका दोस्त भारत अपने टैंकर से भेज दिए करीब 60,000 मीट्रिक टन पेट्रोल। बताएंगे आज की अभी की सबसे बड़ी चौंका देने वाली और कमाल की खबर। दोस्तों, भारत से पेट्रोल खरीदने को आखिर क्यों मजबूर हुआ रशिया, जो देश खुद पूरी दुनिया को तेल बेचता है। यहाँ तक कि भारत भी अच्छे ऑफर के साथ रशिया से तेल बाय करता है, लेकिन आज भारत ने ही कैसे रशिया की कर दी मदद। तो वहीं दोस्तों, सिंधु समझौते को फिर से लागू करने के लिए परेशान पाकिस्तान। हाथ काटने की धमकी तो किसी ने परमाणु बम की धमकी भारत को दी है, इन बांधों को उड़ाने की धमकी दी। लेकिन इस बीच इन धमकियों के बाद अब चीन ने भी भारत को बहुत बड़ी चेतावनी दे दी। दोस्तों, कह दिया कि अगर भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो हम भी ये करके दिखाएंगे। बताएंगे चीन अब क्या करेगा भारत के साथ। तो वहीं चीन की बढ़ेगी टेंशन, पाकिस्तान मनाएगा मातम। पीएम मोदी जापानी प्रधानमंत्री तकाइची की आज होगी बैठक, जिस पर है इन दोनों भारत के दुश्मनों की नजर। इसके अलावा बाकी देश भी देखना चाहते हैं क्या होती है पीएम मोदी और जापानी पीएम के बीच बातचीत। वहीं दोस्तों, खामेनेई के अंतिम संस्कार के लिए ईरान ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को भी भेजा आमंत्रण। क्या जाएंगे नितिन, नवीन और खड़गे। वहीं आपके काम की खबरें आपको बताएंगे इस महीने क्या कम होने वाले हैं घरेलू गैस सिलेंडर के दाम। बढ़ती महंगाई के बीच ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, कैसे चांदी पर 5,000 रुपए और सोने में भी आई बहुत बड़े अमाउंट की गिरावट। एक से एक बेहतरीन से बेहतरीन अपडेट आपको बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि भारत वाकई में वो देश है जो दुश्मनों के भी संकट के घड़ी में उनके माफी मांगने या गिड़गिड़ाने पर मदद कर सकता है और आंख दिखाने पर तगड़ा जवाब दे सकता है, मानते हैं तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। बात कर लेते हैं पहली सबसे बड़ी और सबसे कमाल की खबर की, जहां दोस्तों दुनिया को तेल बेचने वाला देश रशिया आया किल्लत में। रूस के ईंधन संकट में भारत कैसे बना सहारा, खोल दिया दोस्ती का तेल पाइपलाइन। सबसे बड़ा सवाल, भारत से पेट्रोल खरीदने को क्यों मजबूर हुआ रशिया। दोस्तों, यूक्रेन के साथ जंग में उलझे रशिया की मदद करने के लिए भारत एक बार फिर सबसे पहले खड़ा हुआ है। यूक्रेन के ड्रोन हमले के कारण रशिया की कई ऑयल रिफाइनरियां प्रभावित हुई हैं। कई तेल की रिफाइनरियों को उड़ा दिया गया है यूक्रेन के वॉर में, जिस वजह से भारत मॉस्को को गैसोलीन यानी कि पेट्रोल की सप्लाई कर रहा है। यूक्रेन अटैक से पैदा हुए संकट के बीच रशिया ने समंदर के रास्ते भारत से गैसोलीन का आयात शुरू कर दिया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार रूसी तेल रिफाइनरियों को हुए नुकसान की वजह से कई इलाकों में पेट्रोल की बिक्री सीमित की जा रही है। कई जगहों पर पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी कतारें लगी हैं और कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। दोस्तों, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन खुद संडे के दिन यानी रविवार 28 जून को कह रहे थे कि रूस सही दामों पर ईंधन आयात करने के लिए दूसरे देशों के संपर्क में है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत से करीब 60,000 मीट्रिक टन पेट्रोल रशिया के लिए रवाना किया जा चुका है। इसे 2 बड़े टैंकरों के जरिए भेजा गया है, जिसमें प्रत्येक में 30,000 से 40,000 टन पेट्रोल लोडेड है। यही कारण है कि रशिया जो है वो भारत से तेल खरीदने को मजबूर हो चुका है। रशिया अब हर महीने अलग अलग देशों से कुल 4 लाख टन पेट्रोल आयात करने की प्लानिंग कर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि भारत की कौन सी रिफाइनरी रशिया को इस पेट्रोल की सप्लाई कर रही है। बेलारूस भी रूस को ईंधन संकट से उबारने में मदद कर रहा है। जून के शुरुआती 15 दिनों में बेलारूस ने मॉस्को को रेल के जरिए पेट्रोल की सप्लाई 3 गुना बढ़ाकर 70,000 टन से ज्यादा कर दिया है। आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए आपको बता दें कि रशिया ने ईंधन संकट से निपटने के लिए अपने टैक्स सिस्टम में भी तगड़ा बदलाव किया है। नए नियम के तहत भारत की डिलीवरी लागत और कीमतों के आधार पर ईंधन की आयात पर सब्सिडी देने का फैसला किया गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने की वजह से भारत ने जून के महीने में रशिया से रिकॉर्ड स्तर पर क्रूड ऑयल खरीदा था। कपलर और LSEG के आंकड़ों के अनुसार जून में भारत का कुल तेल आयात का आधा से ज्यादा हिस्सा सिर्फ रशिया से आया। वहीं मई 2026 में भारत ने रूस से 36.5% तेल खरीदा था। जी हाँ दोस्तों,
रूस की तेल रिफाइनरियों और एनर्जी सुविधाओं को निशाना बनाकर यूक्रेन द्वारा महीनों तक किए गए ड्रोन हमलों के बाद ईंधन की कमी हो चुकी है। इन हमलों से रिफाइनिंग का काम बाधित हुआ है और देश में ईंधन की सप्लाई कम हो गई है। इसका असर अब रूस के विशाल इलाके में फील किया जा रहा है, यानी महसूस किया जा रहा है। कई इलाकों से ईंधन की राशनिंग, फिलिंग स्टेशनों पर लंबी लंबी कतारों और पेट्रोल की कीमतों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की खबरें आ रही हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब ऐसे में भारत ने न आव देखा न ताव, सीधे रशिया के इस ईंधन संकट में बन गया संकट मोचक, बन गया बड़ा सहारा, खोल दिया दोस्ती का तेल पाइपलाइन। इस पर आप क्या कहेंगे दोस्तों? जिस देश से भारत खुद कच्चा तेल खरीदता था, आज उसी देश को अपना भारत तेल बेच रहा है। अगर तरीके से देखा जाए दोस्तों, तो भारत को भी पता है कि ये संकट नहीं बल्कि भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, भारत के लिए शुभ अवसर है। ऐसे में संकट के समय में रशिया की मदद करके भारत अपना भविष्य सिक्योर करना चाहता है, जो कि होना भी चाहिए। आने वाले समय में जब ये युद्ध खत्म हो जाएंगी, उसके बाद जब रशिया चैन से बैठेगा, तब व्लादिमीर पुतिन को पता चलेगा कि संकट का साथी कौन था और भारत से दोस्ती करके उसको कितना फायदा हुआ। ये कदम भारत ने उठाकर वाकई में बहुत अच्छा फैसला लिया है हमारे हिसाब से। आपके हिसाब से कैसा कदम है दोस्तों, जरूर कमेंट करके बताइएगा। लेकिन अब जो रिएक्शन देखने वाला होगा वो है अमेरिका का रिएक्शन, क्योंकि ये कल की ही जानकारी है जो कि पूरी दुनिया में फैली है कि भारत ने रशिया की मदद की है और 60,000 मीट्रिक टन पेट्रोल रशिया को भेज भी दिया है, जो कि रास्ते में है। अब इस पर अमेरिका का तगड़ा रिएक्शन आने वाला होगा, आप देखिएगा। अमेरिका पहले भी बड़ा आरोप लगा चुका है भारत पर कि भारत के खरीदे गए तेल की वजह से रूस के हथियारों में, रूस के बड़े बड़े मशीन में, डिफेंस सिस्टम में तेल डलता है और उन्हीं पैसों से वो यूक्रेन पर अटैक करता है। जी हाँ दोस्तों, और अब इस तेल भेजने पर फिर अमेरिका कहेगा कि भारत ने रशिया को तेल भेज करके फिर एक बार रूस की मदद की है ताकि वो यूक्रेन पर अटैक कर सके। ये रिएक्शन आना वाकई में अमेरिका का बाकी है, लेकिन भारत को पता है कैसे टैकल करना है अमेरिका का और कैसे तगड़ा जवाब देना है डोनाल्ड ट्रंप और ट्रंप की सरकार को। जी हाँ दोस्तों, आपकी इस मुद्दे पर क्या है बेहतरीन राय? भारत ने ये कदम उठाकर सही किया या गलत? जो भी वीडियो को देख रहे हैं कृपया करके आप कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों रिक्वेस्ट है, कमेंट से पहले सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सामने लाइक का बटन है, अभी तक लाइक नहीं किया तो 1 सेकंड भी नहीं लगना दोस्तों, बटन दबा दीजिएगा। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां पर फिर एक बार भारत के लिए चौंका देने वाली खबर। सिंधु जल समझौते पर रोक लगाने की वजह से अब तक पाकिस्तान दे रहा था भारत को धमकियां, गीदड़ भभकियां, लेकिन अब चीन भी धमकी पर उतारू हो गया है। दोस्तों आपको बता दें, सिंधु जल संधि पर भारत और पाकिस्तान में जारी विवाद में अब चीन भी कूद पड़ा है। जी हां, एक चीनी विशेषज्ञ और कम्युनिस्ट पार्टी के करीबी विक्टर गावो ने भारत पर पानी को कथित तौर पर हथियार बनाने के पाकिस्तान के आरोपों का समर्थन किया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर भारत सिंधु नदी प्रणाली के अंतर्गत पाकिस्तान को दिए जाने वाले पानी का रुख मोड़ता है तो चीन भी ऐसा कर सकता है। हालांकि उनका यह दावा निजी है और चीन की सरकार की ओर से अभी तक ऐसी कोई चेतावनी नहीं दी गई है, लेकिन चीन में बैठकर इस प्रकार का बयान जारी करना, वो भी एक विशेषज्ञ और कम्युनिस्ट पार्टी के करीबी होने के नाते, ये साफ साफ दिखाता है कि बीजिंग की सरकार क्या चाहती है। दोस्तों विक्टर गावो ने कहा है कि सिंधु नदी प्रणाली के कुछ हिस्सों में भारत के बजाय चीन अपस्ट्रीम देश है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर भारत पाकिस्तान का पानी रोकता है तो चीन भी भारत में आने वाले पानी को प्रभावित करने वाले ऐसे ही कदम उठा सकता है। अगर भारत को यह लगता है कि वो अपने से नीचे पाकिस्तान का पानी रोक सकता है तो हम भी भारत से ऊपर हैं, अपस्ट्रीम हैं, यानी हमारे तरफ से बहाव जाता है भारत की तरफ, तो हम भी ऐसा ही कदम उठा सकते हैं, भारत का पानी रोक सकते हैं। उन्होंने कहा कि इन नदियों का जन्म चीन से ही होता है। ऐसे में चीन के पास वो लिवरेज है कि वो नदियों में बहने वाले पानी के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, यानी चीन के पास ऐसा फायदा है कि वो जैसा चाहे इन नदियों के साथ कर सकता है, भारत का पानी भी रोक सकता है। ये बड़ी धमकी अब चीन की तरफ से सामने आती दिखाई दे रही है दोस्तों। बस फर्क सिर्फ इतना है कि ये धमकी चीन के सरकार की तरफ से सामने नहीं आई है, लेकिन जिसने ये बयान दिया है विक्टर गावो, वो कम्युनिस्ट पार्टी के बेहद करीबी हैं। आपको बता दें, बिलावल भुट्टो इस मुद्दे पर भारत को परमाणु बम से अटैक करने की भी धमकी दे चुके हैं। ये बात कल की है और साथ ही साथ उधर से भारत के हाथ काटने की भी धमकी है कि अगर पाकिस्तान के पानी के साथ छेड़छाड़ किया तो हम भारत का हाथ काट देंगे, ताकि दोबारा वो ऐसा नहीं कर पाएगा। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान के दोनों हाथों में कटोरा मौजूद है। पूरी दुनिया से भीख मांग मांग करके अपना घर चलाने वाला पाकिस्तान, जिसके दोनों हाथों में कटोरे हैं, आखिर वो कैसे हथियार उठाएगा भारत का हाथ काटने के लिए? ये देखने वाली बात रहेगी। हम तो कहते हैं दोस्तों
कि हथियार उठाए पाकिस्तान और भारत का हाथ काटने का प्रयास भी करके दिखाए, उसे मालूम पड़ जाएगा कि भारत अब क्या चीज है। क्योंकि भारतीय सेना जो अभी नए चीफ बने हैं, उन्होंने भी साफ साफ बता दिया है कि भारत हर हिमाकत का माकूल जवाब देने को तैयार बैठा है। इनफैक्ट भारतीय सेना तो सोच भी रही है कि कब ऐसा हो कि हम मुंह तोड़ जवाब दें, क्योंकि बहुत धमकियां, बहुत गिजड़ भभकियां दिल्ली पाकिस्तान ने। दोस्तों आप देखिएगा आने वाले समय में हो सकता है भारत और पाकिस्तान के बीच छोटा मोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा क्लैश होगा, और वो होगा सिर्फ और सिर्फ इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर, यानी सिंधु जल समझौते को लेकर। क्योंकि पाकिस्तान एक तरीके से माहौल बनाता दिखाई दे रहा है, हम देख पा रहे हैं, और जितनी हमारी समझ है वर्ल्ड डिप्लोमेसी की, उस हिसाब से हमें ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान माहौल बना रहा है, पूरी दुनिया को जताने का प्रयास कर रहा है कि भैया देखो देखो देखो, भारत ने हमारा पानी रोक दिया है, कितने टाइम से पानी रोका है, हम लोग भूखे से मर रहे हैं, सूखे से मर रहे हैं। और ऐसे में बैकएंड में कौन सपोर्ट करेगा पाकिस्तान का, हम और आप बहुत अच्छे से जानते हैं, और कौन पाकिस्तान को भड़काएगा ये भी हमें बहुत अच्छे से मालूम है। तो आने वाला समय दोस्तों देखिएगा आप, कुछ ऐसा ही रहने वाला है। लेकिन वही इस बीच चीन कैसे मजे ले रहा है पाकिस्तान के, कैसे वो डबल स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा है, डबल गेम खेल रहा है, दोगलापंती कर रहा है, आपको बता दें। आप सभी जानते हैं कि अभी क्या चल रहा है पीओके में काफी ज्यादा बवाल मचा हुआ है। पीओके की जनता साफ साफ कह रही है कि भैया अब हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं है पाकिस्तान से, या तो संभल जाओ, या फिर अगर हमने अपना फैसला लिया, हमने अपना रास्ता बदला, तो फिर तुम्हारे साथ बहुत गलत हो जाएगा, तुम घुटनों पर आ जाओगे, और उसके बाद बहुत देर हो चुकी होगी, फिर हम मुड़कर तुम्हारी तरफ नहीं देखेंगे। यानी उसका साफ इशारा है पीओके की जनता का कि हम भारत के साथ जुड़ने जा रहे हैं, अगर तुम्हारी हरकतें ऐसी ही रही तो। दोस्तों अब आप कहेंगे इससे चीन का क्या मतलब है, तो आपको बता दें बहुत ज्यादा और बहुत बड़ा मतलब है। क्योंकि अगर पीओके पाकिस्तान से कट गया तो सबसे पहले पाकिस्तान का सबसे घनिष्ठ मित्र चीन ही होगा, जो सबसे पहले पाकिस्तान के पीठ पर लात मारेगा। जी हाँ दोस्तों, और कहेगा चल निकल यहाँ से। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों, तो आपको बता दे पाकिस्तान के लिए पीओके का कटना सबसे बड़ा रणनीतिक और आर्थिक झटका होगा, क्योंकि चीन का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट सीपैक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। पाकिस्तान को सऊदी अरब या आईएमएफ से जो थोड़ी बहुत भी मदद मिला करती थी, उसकी एक बड़ी वजह चीन का उस पर भरोसा था, वो भी खत्म हो जाएगा। चीन ने पाकिस्तान में अरबों डॉलर का निवेश इसी सीपैक प्रोजेक्ट के तहत ही किया है। सच्चाई यह है कि चीन को अरब सागर यानी ग्वादर पोर्ट तक सीधी पहुंच देने वाला ये पूरा कॉरिडोर पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान और कश्मीर के हिस्सों से ही होकर गुजरता है। अब अगर ऐसे में पीओके पाकिस्तान के हाथ से निकल जाता है तो चीन का पाकिस्तान से जमीनी संपर्क हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएगा, चीन का निवेश डूब जाएगा, और बीजिंग कभी भी पाकिस्तान को आर्थिक रूप से रीढ़ की हड्डी नहीं बनने देगा। बिना सीपीईसी के पाकिस्तान की बची कुछ अर्थव्यवस्था भी ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। अब सोचिए दोस्तों, जहां चीन का इंटरेस्ट सिर्फ पीओके की वजह से ही जुड़ा हुआ है पाकिस्तान से, और उसी पीओके के लोग कह रहे हैं कि हम भारत के साथ जुड़ेंगे, बिल्कुल भी अब नहीं रहेंगे पाकिस्तान के साथ। वो चीन सिर्फ और सिर्फ पीओके की ही वजह से सिंधु जल संधि को लेकर भारत को धमकी दे रहा है। इससे आप साफ साफ देख सकते हैं, साफ साफ समझ सकते हैं कि वर्ल्ड डिप्लोमेसी में इंटरेस्ट कितना बड़ा अहम रोल निभाता है। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो ऐसे ही वर्ल्ड डिप्लोमेसी को समझने के लिए और हर तरीके से अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पर स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे इस चैनल को, लेकिन साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि सबसे पहले आपको अपडेट मिल सके। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इतना ही नहीं, वहीं आपको बता दें 61 भारतीयों के साइन, पाकिस्तान टूलकिट का हिस्सा बने राजनेता, क्यों भूल गए पहलगाम का वो आतंकी खेल। इन राजनेताओं की माने तो क्या पानी खून एक साथ बहेगा। दोस्तों जिन्होंने हमारी शाम की खबर देखी होगी उनको पता होगा हम क्या कहना चाह रहे हैं, आपको बता दें। क्या पाकिस्तान के साथ रिश्ते सामान कर दिए जाने चाहिए? क्या आतंकवाद और बातचीत साथ साथ चल सकती है? इन्हीं सवालों के बीच भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है दोस्तों। दरअसल भारत और पाकिस्तान के 117 पूर्व राजनयिकों, नेताओं, शिक्षाविदों, कलाकारों और सामाजिक हस्तियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को एक खुला यानी ओपन लेटर लिखकर दोनों देशों के बीच संवाद बहाल करने और संबंधों को सामान्य बनाने की अपील की है। इस पत्र के सामने आने के बाद राजनीतिक विवाद भी तेज हो गया है। ये खुला पत्र सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस नामक संस्था की ओर से जारी किया गया है। इसमें कुल 117 लोगों के हस्ताक्षर भी हैं दोस्तों, ये बड़ी बात है, और जिनमें भारत के 61 और पाकिस्तान के 56 नागरिक शामिल हैं। पत्र पर भारत की ओर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, आरजेडी सांसद मनोज झा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर, मीर वाइज, उमर फारूक, पूर्व केंद्रीय मंत्री सैफुद्दीन सोज जैसे कई बड़े नेता प्रमुख नाम शामिल है दोस्तों, जो की मांग कर रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान
पाकिस्तान के बीच बातचीत होनी चाहिए। अब ऐसे में हमारा सवाल यही है कि क्या इस लेटर पर साइन करने से पहले, इस लेटर को जारी करने से पहले क्या इन नेताओं को पहलगाम में, पुलवामा के समय में मारे गए निर्दोष नागरिक, आम नागरिक और अपने भारतीय जवान, युवा जवान जो शहीद हो गए थे, क्या ये हादसे भूल गए? और अगर भूल गए थे तो एक बार उनके घर जाकर देखते जिन्होंने अपना बेटा, अपनी बहन, अपनी फैमिली को खोया था। उसके बाद इन लेटर पर साइन करते कि एक्चुअल में पाकिस्तान के साथ क्या करना चाहिए, तो शायद इन नेताओं का मन बदल जाता जो आज कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ बातचीत के द्वार खोल देने चाहिए, व्यापार के द्वार खोल देने चाहिए। जिन्होंने शाम के वीडियोस में कमेंट नहीं किया दोस्तों, वो आज अब कमेंट करके बता दीजिएगा, या हर कोई कमेंट कीजिएगा कि पाकिस्तान के साथ क्या करना चाहिए जो इन राजनेताओं ने साइन करके बताया है कि बातचीत करनी चाहिए एक भारतीय होने के नाते। और इन हादसों को मन में रखते हुए दोस्तों इस बात का जवाब दीजिएगा कि बातचीत बिल्कुल नहीं करनी चाहिए या करनी चाहिए। देखते हैं क्या कहते हैं आप लोग दोस्तों। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां अब आप ही सोचिए, एक तरफ राजनेता कह रहा है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत बढ़ाओ, पाकिस्तान के लिए हाथ बढ़ाओ, लेकिन वही अब जो जानकारी सामने आ रही है वो ये कि पाकिस्तान में 125 साल पुराना गुरुद्वारा गिरा दिया गया। अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, लेकिन भारत ने इस पर कड़ा विरोध जताया और कह दिया कि अल्पसंख्यकों पर हमले बंद करो पाकिस्तान। जी हाँ, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के फारुखाबाद में स्थित 125 साल पुराने ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब को कथित तौर पर ध्वस्त किए जाने की घटना पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल जी ने बुधवार को कहा कि ये एक पवित्र सिख धार्मिक स्थल के खिलाफ बेहद निंदनीय और सुनियोजित तोड़फोड़ की घटना है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि गुरुद्वारे को नुकसान पहुंचाने की खबरें बेहद दुखद हैं। साथ ही स्थानीय प्रशासन और इवैक्यूई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड्स ETPB की ओर से कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं किए जाने की रिपोर्ट भी गंभीर चिंता का विषय है। भारत ने कहा कि ये कोई अकेली घटना नहीं है, इससे पहले भी पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों और उनके पूजा स्थलों को निशाना बनाए जाने की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। सोचिए दोस्तों, पाकिस्तान लगातार भारत खिलाफी फैसले ले रहा है, अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ फैसले ले रहा है, और भारत के राजनेता, कुछ राजनेता कह रहे हैं कि भैया पाकिस्तान के साथ बातचीत शुरू करो। इन राजनेताओं पर आपकी टिप्पणी अवश्य चाहिए दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा। जो चाहते हैं कि पानी और खून एक साथ बहना चाहिए, लेकिन भारत की मोदी सरकार ने क्लियर आउट कर रखा है कि जब तक आतंकवाद पूरे तरीके से पाकिस्तान में खत्म नहीं होगा, जब तक सीमा पार आतंकवाद की घटना में कमी नहीं आएगी, तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। इसे कहते हैं दोस्तों देशभक्ति। आपकी क्या है इस मुद्दे पर, साथ ही साथ बता दें नेक्स्ट खबर। आज प्रधानमंत्री मोदी जी और जापानी PM तकाइची की बैठक होने वाली है, जिस पर पूरी दुनिया की नजर है। इससे चीन की बढ़ेगी टेंशन, पाकिस्तान वाकई में मनाएगा मातम। जापान की प्रधानमंत्री साने तकाइची बुधवार यानी 1 जुलाई की शाम यानी कल को ही आधिकारिक दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गई। PM मोदी ने साने तकाइची का भारत में स्वागत करते हुए कहा कि उनके इस दौरे से दोनों देशों के बीच की साझेदारी और मजबूत होगी। PM मोदी ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा, जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, कि प्रधानमंत्री साने तकाइची, भारत में आपका हार्दिक स्वागत है। भारत की आपकी पहली यात्रा पर आपकी मेजबानी करके हमें बहुत खुशी हो रही है। मैं आज होने वाली हमारी मीटिंग के लिए काफी उत्सुक हूं, जिससे भारत जापान की स्पेशल स्ट्रेटेजिक और ग्लोबल पार्टनरशिप और भी मजबूत होगी। दोस्तों, इस मीटिंग पर चीन और पाकिस्तान की नजरें पैनी तरीके से पड़ती दिखाई दे रही है। वहीं आपको बता दें, खामेनेई के अंतिम संस्कार के लिए ईरान ने BJP और कांग्रेस दोनों को भेजा आमंत्रण। तो अब जानकारी ये सामने आ रही है कि अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में मल्लिकार्जुन खड़गे की जगह सलमान खुर्शीद ईरान जाएंगे और कांग्रेस की तरफ से संदेश देंगे। जी हां, अमेरिका और इजराइल के 28 फरवरी 2026 को किए गए संयुक्त हमले में ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई का राज के अंतिम संस्कार समारोह शुक्रवार यानी 3 जुलाई कल से लेकर अगले हफ्ते गुरुवार यानी 9 जुलाई तक आयोजित होगी, जिसमें शामिल होने के लिए ईरान ने भारत की दोनों मुख्य पार्टियों भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्षों को निमंत्रण दिया है। सूत्रों के हवाले से अब जानकारी सामने आ रही है कि ईरान के न्योते पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से पार्टी के विदेश विभाग के प्रमुख सलमान खुर्शीद शुक्रवार यानी कल के कार्यक्रम में शामिल होंगे। चूंकि 3 जुलाई को कार्यक्रम है, ऐसे में इतने शॉर्ट नोटिस पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का जाना असमर्थ वाली बात है। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस के विदेश विभाग के प्रमुख सलमान खुर्शीद ईरान में अपनी पार्टी का पक्ष रखते हुए आधिकारिक संदेश देंगे। हालांकि अभी तक सलमान खुर्शीद के जाने को लेकर फ्लाइट बुक नहीं हो पाई है, तो संभावना जताई जा रही है कि उनकी यात्रा चार्टर्ड विमान से हो सकती है। वहीं अगर बात करें प्रधानमंत्री मोदी जी के इस निमंत्रण पर जाने की, तो आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिलहाल ईरान यात्रा पर नहीं जाएंगे। ऐसे में भारतीय विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा और बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन अगले हफ्ते ईरान में भारत की ओर से शामिल हो सकते हैं, केंद्र की ओर से। जी हां दोस्तों, उधर आपको बता दें
एक तरफ जहां पर रशिया के संकट के समय में भारत ने तुरंत प्रभाव से मदद करने का प्रयास किया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ चौंका देने वाली, भारत के लिए झटके वाली खबर सामने आ रही है, वो ये कि व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग आपस में परमाणु केमिकल वॉर की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, चीन में चल रही इस सीक्रेट ट्रेनिंग ने भारत में तहलका मचा दिया है। लीक रिपोर्ट से पश्चिमी देशों में तो भारत से भी ज्यादा झटके की जानकारी सामने आ रही है। दोस्तों, चीन एक ऐसा देश है जो दुनिया से छुपकर तमाम तरह के गंदे एक्सपेरिमेंट करने के लिए बदनाम है। हाल ही में जिनपिंग के देश के बारे में जो खुलासा हुआ है, उससे सुनकर पश्चिमी देश कांप उठे हैं। चीन ने अब परमाणु केमिकल वॉर की तैयारी कर ली है। बड़ी बात यह है कि वो सिर्फ खुद तैयारी नहीं कर रहा है, बल्कि चोरी छिपे दूसरे देशों को भी इसके गुण सिखा रहा है। साथ ही राइटर्स की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि चीन अपने गुप्त ठिकानों पर रूसी सैनिकों को बुलाकर खतरनाक मिलिट्री ट्रेनिंग भी दे रहा है, जहां उन्हें रेडिएशन और घातक केमिकल हमलों से निपटने के साथ साथ उनके इस्तेमाल के तरीके भी सिखाए जा रहे हैं। दोस्तों, इस लीक रिपोर्ट ने पश्चिमी देशों की हालत खराब कर दी। कहीं ना कहीं भारत को भी इसने चौंका दिया कि आखिर चीन ऐसा क्यों कर रहा है। अगर संख्या की बात करें तो चीन में 200 रूसी सैनिकों को यह सीक्रेट ट्रेनिंग दी जा रही है, और अगर मंजूरी देने की बात करें तो व्लादिमीर पुतिन के करीबी ने इस ट्रेनिंग के लिए मंजूरी दी थी। नेक्स्ट खबर बता दें, भारत पाकिस्तान रिश्तों के बीच मानवीय पहल, दोनों देशों ने साझा की कैदियों की लिस्ट, 188 भारतीयों की रिहाई की मांग। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान ने बुधवार को राजनयिक माध्यमों से एक दूसरे की हिरासत में बंद नागरिक कैदियों और मछुआरों की सूची का आदान प्रदान किया। दोनों देशों के बीच 2008 के कॉन्सुलर एक्सेस समझौते के तहत हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को यह प्रक्रिया अपनाई जाती है, जो कि कल 1 जुलाई थी, इसीलिए यह प्रक्रिया अपनाई गई। भारत ने पाकिस्तान को अपनी हिरासत में मौजूद 386 नागरिक कैदियों और 53 पाकिस्तानी मछुआरों की सूची सौंपी। वहीं पाकिस्तान ने भारत को अपनी हिरासत में बंद 52 भारतीय नागरिक कैदियों और 198 भारतीय मछुआरों की सूची साझा की। इस मौके पर भारत ने पाकिस्तान से 188 भारतीय मछुआरों और नागरिक कैदियों की जल्दी रिहाई और अपने देश वापसी की मांग दोहराई। भारत का कहना है कि इन सभी की सजा पूरी हो चुकी है, लेकिन फिर भी अब तक इन्हें रिहा नहीं किया गया है, जो कि बहुत ही गलत बात है और इस समझौते का उल्लंघन है। वहीं आपको बता दें, नेतन्याहू को इजराइल की सत्ता से हटाने की बड़ी तैयारी, चुनावी मैदान में उतरे पूर्व सेना प्रमुख। दोस्तों, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को देश की सत्ता से बेदखल करने की तैयारी की जा रही है। नेतन्याहू दिसंबर 2022 से लगातार इस पद पर बने हुए हैं, लेकिन आगामी चुनाव में उन्हें हटाने की तैयारी है। नेतन्याहू के मुख्य प्रतिद्वंदी माने जाने वाले पूर्व सेना प्रमुख गादी आइजनकोट ने मंगलवार को अपना चुनावी अभियान शुरू कर दिया है। नई सेंट्रिस्ट पार्टी यशर के प्रमुख गादी आइजनकोट ने अपने चुनावी अभियान के दौरान एकजुट करने वाले नेता बनने का वादा किया और मौजूदा सरकार पर अराजकता पैदा करने का आरोप लगाते हुए उसे सत्ता से हटाने का वादा किया। उन्होंने प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव लड़ने की घोषणा की और शिक्षा, अर्थव्यवस्था और सार्वजनिक सुरक्षा से लेकर तमाम तरह के वादे किए। क्या लगता है आपको, क्या नेतन्याहू को हरा पाएंगे? क्या उनको सत्ता से हटा पाएंगे? तो वहीं आपको बता दें, इजराइल का भारत से अमेरिका तक नया सैन्य गठबंधन बनाने का प्रस्ताव, क्या इसके लिए तैयार होगी मोदी सरकार? दोस्तों, इजराइल ने ईरान के बढ़ते सैन्य ताकत का मुकाबला करने के लिए भारत से लेकर यूरोप तक एक गठबंधन बनाने का आग्रह किया है। इजराइल के रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक अमीर बारम ने कहा कि तेल अवीव को पश्चिम एशिया और यूरोप होते हुए भारत से लेकर अमेरिका तक फैले एक व्यापक गठबंधन के जरिए नई क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैयारी करनी चाहिए। उन्होंने अमेरिका और इजराइल के बीच नए रक्षा समझौते की भी मांग की, जो ठोस हितों और साझा मूल्यों पर आधारित हों। इजराइल का यह प्रस्ताव तब आया है जब ईरान को लेकर मध्य पूर्व में सैन्य संघर्ष जारी है। ईरान ने चंद दिनों पहले अमेरिकी हमलों के जवाब में बहरीन और कुवैत पर हमले किए थे। तो वहीं आपको बता दें, चीन ने कबाड़ प्लेन बेचकर नेपाल को लगाया अरबों रुपए का चूना, अब खुलेगी पोल। एक्शन में नेपाली सुप्रीम कोर्ट। जी हां, नेपाल को कबाड़ पैसेंजर प्लेन बेचकर अरबों रुपए का चूना लगाने वाले चीन की अब पोल खुलने जा रही है। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने बालेंद्र शाह सरकार से जवाब मांगा है कि क्यों चीनी विमानों के विवादित खरीद की कभी जांच नहीं की गई। नेपाल एयरलाइंस ने करीब 13 साल पहले इन चीनी विमानों को खरीदा था, लेकिन ये कबाड़ निकले और उड़ ही नहीं पा रहे हैं। चीन से इन विमानों को खरीदने पर अरबों रुपए खर्च किया गया था। इन विमानों के बेकार निकल जाने की वजह से नेपाल एयरलाइंस को बहुत बड़ा और भारी घाटा हुआ है और जनता का पैसा बेकार चला गया। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार 26 जून को एक याचिका के जवाब में दिए गए अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने जांच को लेकर जवाब मांगा है। दोस्तों, नेपाल ने कुल 6 चीनी प्लेन खरीदे थे और उसे ये उम्मीद थी कि इससे उसके विमानन क्षेत्र की सूरत बदल जाएगी। अब ऐसे में सूरत तो छोड़िए, इन चीनी प्लेन को खरीदने से पहले जितना अच्छा सूरत नेपाल का था, इन चीनी प्लेन को खरीदने के बाद उतना ही बद सूरत बना दिया नेपाल को चीन ने। सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया, अरबों का चूना लगाया चीन ने नेपाल को, और अब जब उसकी हालत खराब
खराब हुई, उसको पता चल गया कि चीन उसको ही खा रहा है, तो अब भारत पर पॉजिटिव बयान देने लगा दोस्तों। आईटीबीपी हेलीकॉप्टर का नेपाल में घुसपैठ पर अब नेपाली कह रहे हैं कि भैया भारत की नीयत बुरी नहीं थी, खराब मौसम की वजह से भारत को ऐसा करना पड़ गया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कहा है कि खराब मौसम की वजह से ही भारत का एक हेलीकॉप्टर नेपाल के हवाई क्षेत्र में घुस गया था। उन्होंने कहा कि भारत का ऐसा कोई भी गलत एजेंडा नहीं था। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई संकेत नहीं है कि भारतीय हेलीकॉप्टर किसी सोची समझी साजिश या बुरी नीयत से दारचूला में घुसा हो। तो वहीं बात कर लेते हैं डोमेस्टिक खबरों की, जहां 20 जुलाई से शुरू हो सकता है संसद का मानसून सत्र। सभी राज्यों में 50% लोकसभा सीटें बढ़ाने पर विचार कर रही है मोदी सरकार। दोस्तों, संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो सकता है और इसके 3 सप्ताह तक चलने की संभावना है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। हालांकि संसदीय कार्य संबंधित मंत्रिमंडलीय समिति सीसीपीए ने अभी तक इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय नहीं लिया है। आमतौर पर मानसून और शीतकालीन सत्रों में 20 बैठकें होती हैं और ये सत्र 4 सप्ताह तक चलते हैं, लेकिन अतीत में इससे कम अवधि के सत्र आयोजित किए जाने के भी उदाहरण रहे हैं। सत्र में क्या दिखने वाला है आपको बता दें, सत्र में टीएमसी में बगावत का असर दिखेगा। वहीं टीएमसी और शिवसेना सांसदों पर भी फैसला होना है। इन दोनों मामलों में फैसला होना है दोस्तों। उसके बाद महिला आरक्षण पर संविधान संशोधन बिल ला सकती है मोदी सरकार, तो ये बड़े मुद्दे उठेंगे सत्र में। वहीं आपको बता दें, चौंकने वाली जानकारी ये भी है कि भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में जिस डीएसपी पर हुई एफआईआर उसे नई पोस्टिंग मिल गई है दोस्तों। भोजपुर जिले के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर विवाद अभी थमा भी नहीं। किसी बीच बिहार सरकार के एक फैसले ने सबको चौंका दिया। खबर के अनुसार सरकार ने बड़े प्रशासनिक फेरबदल के तहत कई पुलिस अधिकारियों का तबादला किया। इसी कड़ी में भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में नामजद आरोपी तत्कालीन जगदीशपुर एसडीओपीओ राजेश कुमार शर्मा को नई जिम्मेदारी सौंप दी गई। उन्हें बिहार पुलिस के नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में डीएसपी के पद पर पोस्टिंग कर दी गई है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं मान रहे हैं वहां के लोग। उनका कहना है कि यह महत्वपूर्ण और प्रभावशाली पद माना जाता है। इसी वजह से सरकार का यह फैसला सवालों के घेरे में आया, तो और फिर दोबारा से उसकी नई पोस्टिंग कर देना यह कहीं ना कहीं आगे चल के फिर खतरनाक साबित होगा। भरत तिवारी केस में अब तक कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं की गई और उल्टा एफआईआर के बावजूद इसकी पोस्टिंग कर दी गई। लोगों में काफी आक्रोश दिखाई दे रहा है दोस्तों। आप क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? वही नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां क्या वाकई में इस महीने कम हो जाएंगे घरेलू गैस सिलेंडर के दाम। 5 फैक्ट्स आपको बता रहे हैं। ईरान अमेरिका युद्ध रुकने और हॉर्मुज स्ट्रेट खुलने के बाद सरकारी तेल और गैस मार्केटिंग कंपनियों ने बुधवार यानी 1 जुलाई को कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 183.5 रुपए और एविएशन टर्बाइन फ्यूल एटीएफ की कीमत में 5 रुपए के प्रति लीटर की कटौती की है। वही माना जा रहा है कि इस बार घरेलू सिलेंडर पर भी रेट कम हो सकते हैं दोस्तों, जिसके 5 संकेत दिए हैं। पहला कि युद्ध खत्म हो चुका है, हॉर्मुज खुल चुका है। दूसरा, कमर्शियल गैस सिलेंडर के रेट में भारी घटोतरी हुई है। तीसरा, अमेरिका से एलपीजी का आयात हुआ है। चौथा, कतर की एलपीजी सप्लाई भी हुई है दोस्तों। और 5वां अंतिम, इलेक्ट्रिक कुकिंग उपकरणों का इस्तेमाल कर रही है भारत की जनता, जो कहीं ना कहीं घरेलू सिलेंडर की उपलब्धता को बढ़ाती हुई दिखाती है, जिससे कि इन 5 फैक्ट्स को मद्देनजर भारत की मोदी सरकार गैस सिलेंडर के दाम घटा सकती है। हालांकि अब तक कोई ऐसा जानकारी सामने नहीं आया, लेकिन हम कयास लगा रहे हैं। साथ ही साथ आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, ये सारी जानकारी आपको कैसी लगी अवश्य बताइएगा कमेंट में। लगे हाथों रिक्वेस्ट है, जहां पर भी आपका ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक एक्स पर शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलते हैं आप से अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।